ये हो गया ट्रायल बैलेंस और ये है इसकी एडजस्टमेंट। तो भैया हम लोगों ने अभी डिस्कशन करना है किस चीज के बारे में, हमारे फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करना है। फाइनल अकाउंट में विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन मैंने अभी स्क्रीन पे डाला भी है और सबके पास क्वेश्चन आपकी बुक में है, फटाफट इसको पढ़ लो क्या है ये। तो कहा गया है इसमें हमारे विद जीएसटी वाला क्वेश्चन है। जीएसटी वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा इतना ध्यान रखना कि जो इनपुट जीएसटी होता है वो हमेशा आपकी एसेट होती है और जो आउटपुट जीएसटी होता है वो हमेशा आपकी लायबिलिटी होती है। तो अगर आपको इनपुट जीएसटी दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, तो ये दोनों ही एसेट है और आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी दोनों ही आपकी लायबिलिटी है। तो इन्हें काउंटर कर दो, आपस में माइनस कर दो। 10,000 इनपुट दे रखे हैं और 8,000 आउटपुट दे रखे हैं, तो इनको आपस में माइनस करोगे 2,000 बच जाएंगे। इनपुट सीजीएसटी भी 2,000 और इनपुट एसजीएसटी भी 2,000। आप इसे कहां लिख सकते हैं, आप इसे एसेट साइड में शो करेंगे बैलेंस शीट में। लेकिन माय डियर अगर मैं इसके अंदर भी आपसे एक बात कहूं, अगर आईजीएसटी आपको दे रखा होता तो आईजीएसटी का अगर बैलेंस बचता है ना तो वो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी से एडजस्ट हो सकता है। उसका रूल मैंने आपको पहले समझा रखा है जर्नल एंट्रीज में भी और वैसे भी। तो अब एडजस्टमेंट को करने का सिंपल तरीका क्या है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस की चीजों को देखें, ट्रायल बैलेंस की चीजें सिर्फ एक जगह जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। ट्रायल बैलेंस चीजें कहां जाएंगी, सिर्फ एक जगह, और जो एडजस्टमेंट की चीजें हैं वो 2 जगह जाती हैं। समझ में आती है बात, एडजस्टमेंट की चीजें कितनी जगह जाएंगी, और 2 जगह जाएंगी। ये कसम भूल मत जाना, बात समझ में आती है। ज्यादातर जो देखा गया है, एक बार जाती है आपकी बैलेंस शीट में और एक बार ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप डेबिट क्रेडिट में जाए वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आती है बात। डेबिट क्रेडिट में जाए वो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिचुएशन सिंपल सी क्या है, सिचुएशन हमारी सिंपल सी ये होती है कि जब भी कभी आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, या तो डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस माइनस हो जाएगा, या बैलेंस शीट में ही प्लस माइनस हो जाता है। पर ज्यादातर क्या होगा, बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को कवर करेंगे। हम इस चीज को इसके अंदर देखते हैं। तरीका सिंपल सा है हमारा, जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, जो आपको एडजस्टमेंट दे रखी है उनका नाम पढ़ो, और अगर ट्रायल बैलेंस में उससे जुड़ी हुई कोई बात कह रखी है तो आप उसे टिक लगा लो। उसे हम अंदर साइड में लिखेंगे क्योंकि उसमें कुछ प्लस माइनस करना होगा, बात समझ में आती है। और बाकी जैसा हम नॉर्मल अपना विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं वैसे ही इसको खत्म करेंगे। तो पहला हमारा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, इसको तो आपको पता ही है 2 जगह आता है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है मशीन पेटेंट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% 20%। क्या कह रखा है हमें नहीं पता, पर मशीन और पेटेंट के बारे में क्या रखा है, ट्रायल बैलेंस में मशीन और पेटेंट को टिक लगा लो। मशीन को टिक लगा लिया और पेटेंट को टिक लगा लिया, और क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सैलरी वगैरह के बारे में कुछ कह रहे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन सैलरी को आप क्या कर लो, टिक लगा लो। क्या चीज है बाद में पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट उसमें मत करना। कहां गया सैलरी, ये रहा, मशीन के नीचे ही है। चलिए सैलरी के बाद क्या है, अ न्यू मशीन, भैया मशीन के बारे में फिर कुछ कह रहे हैं तो हमने मशीन को वैसे ही टिक लगा रखा है। इसके बाद क्या कहा गया, अ फायर ऑकर्ड इन अ गोडाउन एंड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर डिस्ट्रॉयड। तो भाई साहब लॉस बाय फायर हो गया तो परचेज पे इफेक्ट आएगा, तो परचेज को क्या कर लो, टिक लगा लो, ठीक है जी। वैसे ही परचेज पे टिक लगाते, क्योंकि परचेज रिटर्न इसमें दे रखी है, आपको माइनस करनी है, वो अंदर की तरफ ही आपकी माइनस होती है, तो उसमें भी ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर नहीं बोलते तब भी हम इसको अंदर ही लिखने वाले थे। इसके बाद क्या कहा गया, गुड्स वैल्यूड एट 4,000 वर यूज्ड बाय ऑनर। तो भाई साहब ये भी आपके परचेज के ऊपर ही है, ड्रॉइंग्स और परचेज, ठीक है जी। तो ड्राइंग्स तो वैसे भी आपके कैपिटल में से माइनस की जाती है, तो इसको भी हम कैपिटल में से माइनस करेंगे और परचेज में से भी लेस किया जाएगा। कैसे करेंगे बात की बात है। इसके बाद क्या कहा गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो भाई साहब डेटर्स के ऊपर एक तो टिक लगाओ, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स के ऊपर निकलता है। और दूसरा, क्या कुछ में कोई प्रोविजंस दे रखे हैं पहले से ही, क्या प्रोविजन दे रखे हैं, नहीं दे रखे, कोई दिक्कत नहीं, तो नया प्रोविजन बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद और क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 3,000। यार गुड्स के ही साथ ही रामकथा कर रखी है इन्होंने बहुत सारी। चलो गुड्स के बारे में बात करेंगे, परचेज में से ही हमारा थोड़ा सा मामला होता है। तो कुल मिला के अब हमें क्या करना है, हमने कुल मिला के यहां पर 5 चीजों को टिक लगाया। कौन सी, परचेजेस, मशीन, सैलरी, पेटेंट्स और सन्ड्री डेटर्स। इन चीजों को तो हमें लिखना है कहां, अंदर, और बाकी चीजों को कहां लिखना है, बाहर की तरफ, ठीक है जी। देखें
चलिए जी, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 22nd इलिस्ट्रेशन है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। दूसरा क्या, बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ठीक है जी। अब एक एक करके चीजों को डालते जाएंगे जहां जहां की भी ये है। ठीक है जी। बैलेंस शीट में परफॉर्मेंस बैलेंस, परमानेंस बैलेंस शीट बनाऊंगा। ठीक है जी। और आप लोग लिक्विडिटी बनाना चाहो तो लिक्विडिटी भी बना सकते हो। तो भैया पहला आपका पॉइंट क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहां आएगा, परमानेंस बैलेंस शीट में लास्ट में। कैश इन हैंड कितना है, 1080। कैश एट बैंक 25,260। परचेजेस कहां आती हैं, कितनी है भैया परचेजेस, 81,350। इसके बाद क्या है आपका, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड क्या होते हैं, परचेज रिटर्न माइनस हो जाएंगे इसमें से, कितने हैं 1000 के माइनस कर दिए। माइडे इसमें और भी एडजस्टमेंट है तो थोड़ा स्पेस छोड़ के ही चलना, ठीक है ना। और क्या क्या रखा है, सेल्स। लो जी, सेल्स कितनी है, 1,97,560। इसमें से क्या माइनस होगा, अगला पॉइंट हमारा है रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स रिटर्न कितने हैं, 1360 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद वेजेस टू वेजेस अकाउंट कितना है भैया, वेजेस 20,960। इसके बाद पावर फ्यूल वगैरह सब ट्रेडिंग का पार्ट है, फ्यूल एंड पावर कितना है 9460। इसके बाद क्या है आपका, कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड कितना है 4080। सब बेसिक चीज है जो आपको पिछली वीडियो में ही बताया था मैंने, पहले भी करा चुका हूं। ठीक है जी। तो इसे बताने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि कौन सी चीज कहां जाती है कहां नहीं जाती, ये सब आपको पता है। मेरा काम है एडजस्टमेंट बताना। ओपनिंग स्टॉक 11,520। और क्या है आपके पास, बिल्डिंग एसेट है, इधर आ जाएगी। बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं कह रखा तो 80,000 आप बाहर लिखें डायरेक्ट। इसके बाद क्या है, मशीन, इसके बारे में कुछ कह रखा है तो भैया मशीन की अमाउंट कहां लिखनी है, अंदर लिखनी है। कितनी है 40,000। इसके बाद क्या है, सैलरी। सैलरी आप थोड़ा स्पेस छोड़ के यहां लिखें, प्रॉफिट एंड लॉस में अंदर लिखना है। ये कितनी है 30,000। इसके बाद पेटेंट्स। पेटेंट्स एसेट होती हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ के यहां पर पेटेंट्स लिख दें। कितने हैं पेटेंट्स 15,000 के। इसके बाद क्या है आपका, जनरल एक्सपेंसेस, वो भी यहीं आएगा, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, प्लस माइनस होगा। कुछ कह नहीं रखा जनरल एक्सपेंस के बारे में, इसलिए हम क्या करेंगे, बाहर लिख दें। कितना है ये 6,000 रुपए। इसके बाद क्या है जनरल एक्सपेंस के बाद, इंश्योरेंस
लो जी, टू इंश्योरेंस, कितनी अमाउंट है इंश्योरेंस की? 1200 रुपए। इसके बाद क्या है आपका कैपिटल, कैपिटल यहां आ जाएगा 1,46,000। इसके बाद क्या है आपका ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑब्वियसली इसमें से माइनस होंगी। कितने ड्राइंग्स माइनस होंगी? 10,490 माइनस हो गई। और क्या माइनस होगा? सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स यहां लिखें, कुछ कह रखा है इसके बारे में, इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे अंदर लिखें। कितनी अमाउंट है? 29,000, 29,000। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद टू कैरेज आउटवर्ड, कितना है कैरेज आउटवर्ड? 6400। इसके बाद क्या आया? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, कितना है? 32,600। इसके बाद क्या है आपका इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। मैंने कहा था काउंटर कर लेना इसको, तो भैया इनपुट क्या बच जाएगा? सीजीएसटी, और इनपुट एसजीएसटी। बड़ी भारी बुक है, हाथ दर्द करने लगा इतनी देर में ही। चलो जी, तो उम्मीद करता हूं ये बेसिक बेसिक बातें तो आपको आती ही है। ठीक है, सभी को आती है बेसिक बातें, ऐसा तो कोई नहीं है इसको इसमें डाउट हो, सबको क्लियर है। चलिए अब एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं और उनको काउंटर करते जाते हैं। ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस की जितनी भी चीजें हैं मैंने कहां लिखी है? सिर्फ एक जगह, जो जहां एप्रोप्रिएट जगह थी वो लिखी। बस एक काम मैंने नया किया। क्या काम मैंने नया किया? कि जिसके बारे में भी एडजस्टमेंट में कुछ कह रखा था उसको मैंने अमाउंट वाले कॉलम से अंदर की तरफ लिखा है, बाहर नहीं लिखा। मतलब नेट वाले कॉलम में नहीं लिखा, जो मेन आपके अमाउंट वाला कॉलम है उसके अंदर नहीं लिखा, पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही लिख दिया मैंने उसको। क्यों लिख दिया उसे पर्टिकुलर वाले कॉलम में? क्योंकि उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है जी, ये मैंने अंदाजा लगाया और उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। पहला एडजस्टमेंट हमेशा आपने पढ़ा है क्या? स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2022 इज 13,600। 13,600 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक है तो दो जगह जाता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 13,600। दूसरी जगह क्या है इसकी? ये वाली, कितना? 13,600। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मशीन पेटेंट आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 20%। मतलब मशीन पे भी डेप्रिसिएशन लगना है और पेटेंट्स पे भी डेप्रिसिएशन लगना है। तो मशीन के ऊपर कितना डेप लगना है? 10% बोले तो 4,000 माइनस करने हैं। 40,000 का 10% आ गया, 4,000 आपको माइनस करना। और पेटेंट्स के ऊपर कितना डेप लगना है? 20% बोले तो 3,000। 15,000 का 20% आपने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये कहां लिखूं? पहली बात तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आता है। पर माय डियर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपसे कहा कि जब मैं एडजस्टमेंट को नहीं पढ़ रहा, जब मैं एडजस्टमेंट को नहीं पढ़ रहा, मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं उसमें ट्रायल बैलेंस अगर आप विदाउट एडजस्टमेंट कर रहे हो तो ट्रायल बैलेंस की फिगर्स को अगर आप सही जगह डालते हो तो पहले आप क्या करते थे? पहले यहां ग्रॉस प्रॉफिट निकालते, फिर नेट प्रॉफिट निकालते, उसको कैपिटल में जोड़ते और क्या हो जाता? टोटल मैच करता। मैच करता या नहीं करता? जैसे ही एडजस्टमेंट डाली तुरंत मैच करने की आफत आ गई। कहने का मतलब अगर मैं डेप्रिसिएशन दोनों माइनस नहीं करता तो मेरी एसेट और लायबिलिटी आपस में मैच करती या नहीं करती? बिल्कुल मैच करती। जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, 4,001 और 3,001, 7,000 टोटल मैंने एसेट में से घटा दिए। जब मैंने एसेट में 7,000 घटा दिए तो जरा ध्यान से देख के बताएं, लायबिलिटी 7,000 से ज्यादा होगी या नहीं होगी? तो मुझे लायबिलिटी 7,000 से कम करनी है, करनी है कि नहीं करनी है? कम कैसे होगी लायबिलिटी? लायबिलिटी कम होती है इसमें नेट प्रॉफिट जुड़ता है आके।
तो अगर मैं किसी तरीके से नेट प्रॉफिट कम कर दूं, अगर मैं किसी तरीके से नेट प्रॉफिट कम कर दूं, तो क्या मेरी लायबिलिटी भी कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। तो उस स्थिति में नेट प्रॉफिट कब कम होगा? या तो आप इनकम को कम कर दो या फिर खर्चे बढ़ा दो। नेट प्रॉफिट तभी तो कम होगा, या तो आप इनकम को कम कर दो या फिर खर्चे बढ़ा दो। तो उस स्थिति में डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ये आपको 12th में समझ में आएगा जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पढ़ाऊंगा मैं, उस टाइम पर डिटेल्ड डिस्कशन है। 3 बुक है 12th में। तो तीसरी बुक जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें एक चैप्टर आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, अच्छा खासा रोल है उसका। एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का तो रखा हुआ और 2 नंबर के एमसीक्यू, 8 नंबर का चैप्टर है वो। तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा, नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं और उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। तो माय डियर क्या है, यहां आ जाएगा 4001, 3001, टोटल कितने? 7000। जैसे ही आपने डेबिट में लिखा, डेबिट खर्चा होता है, खर्चा आपने बढ़ा दिया, खर्चा बढ़ाते प्रॉफिट कम हो गया। अब कम प्रॉफिट यहां जोड़ेगा तो बैलेंस शीट मैच कर जाएगी, बैलेंस शीट पूरी मैच है। माय डियर, हम हर एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट को मैच करके देखेंगे। समझ में आती है बात? आप अगर इस स्थिति में कोई भी अगर पहले जीपी निकाल के फिर एनपी निकाल के और बैलेंस शीट को मैच करने का प्रयास करेगा तो बैलेंस शीट मैच करेगी। आपकी बुक से आंसर मैच नहीं होगा पर बैलेंस शीट आपस में मैच करेगी। क्यों? क्योंकि आप डबल पोस्टिंग करते हुए आ रहे हो। ट्रायल बैलेंस पहले से ही मैच्ड है, आपने सही जगह डाल दिया, और एडजस्टमेंट की आप डबल पोस्टिंग करते हो। तो माय डियर, जितनी एडजस्टमेंट आपकी बुक में है, मतलब इस क्वेश्चन में शायद एच तक है एडजस्टमेंट, आप हर एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट को मैच करा सकते हो अगर आप डबल पोस्टिंग कर रहे हो। ठीक है जी, हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसी बेसिस पे हम डबल पोस्टिंग की बात करते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गया। बी पॉइंट कोई दिक्कत? सी पॉइंट पे? सी पॉइंट क्या कहता है? सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 वाज ऑफ 3000 वर अनपेड। माइड 3000 रुपए मार्च के महीने की सैलरी 3000 रुपए अनपेड है। अनपेड मतलब हमने अभी तक दी नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग है या नहीं है? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। और सबको पता है आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी रह रही है? 3000 रुपए। और भाई साहब, जैसे ही आपने 3000 रुपए लाइबिलिटी साइड में लिखा, जैसे ही आपने 3000 रुपए लाइबिलिटी साइड में लिखा, 3000 लिखने से पहले बैलेंस शीट मैच कर रही थी या नहीं कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। लेकिन जैसे 3000 लिखे तुरंत लाइबिलिटी साइड 3000 से ज्यादा हो गई। अब मैं बराबर कैसे करूं एसेट लाइबिलिटीज को? लाइबिलिटी मुझे 3000 से कम करनी पड़ेगी। और लाइबिलिटी कम कैसे होगी? लाइबिलिटी कम कैसे होगी? मुझे नेट प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट कैसे कम होएगा? वही पुराना तरीका, या तो इनकम कम कर दो या खर्चे बढ़ा दो। उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। सैलरी क्या होता है? खर्चा होता है या नहीं होता है? सैलरी खर्चा होता है। इसका मतलब मुझे सैलरी को बढ़ाना है। सैलरी बढ़ा दूंगा तो खर्चा बढ़ जाएगा, और सैलरी जैसे ही बढ़ जाएगा, प्लस कर दिया मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना है? 3000 रुपए। तो कितना आ गया? 33,000। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। जैसे ही आपने यहां पर सैलरी बढ़ाई तुरंत नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो जो बैलेंस इधर बढ़ाया गया था लाइबिलिटी साइड में, वो अपने आप बराबर हो गया। अब एसेट लाइबिलिटी दोनों मैच कर रही हैं। कोई दिक्कत? चले आगे, अगला पॉइंट पढ़ें। अ न्यू मशीन वॉज परचेज ऑन क्रेडिट ऑन 31 मार्च 2022 कॉस्टिंग 15,000 रुपए। इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। माय डियर, एक पॉइंट थोड़ा सा और देखें। ये बाय चांस की बात है कि 31 मार्च 2022 को आपने मशीन खरीदी है। अगर मान लो ये मशीन साल के बीच में खरीदी होती ना, तो हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, ये डेप्रिसिएशन गलत हो जाता। क्या हो जाता? डेप्रिसिएशन गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि माय डियर, डेप्रिसिएशन फिर उसी हिसाब से बढ़ जाता। मान लो साल की शुरुआत में खरीदा होता तो इसका मतलब इस 40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बल्कि 40,000 ये और 15,000 ये, 55,000 पे डेप्रिसिएशन लगता। अगर स्टार्टिंग में खरीदते, बीच में खरीदते तो कैसे करते? 40,000 पे तो पूरे साल का लगता और बाकी 15,000 पे आधे साल का लगता, मतलब 6 महीने का। मतलब जितने भी दिन आपकी मशीन यूज हुई है उतने दिन का आपको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। बाय चांस की बात है, क्वेश्चन ने आपका आसान कर दिया कि 31 मार्च को इन्होंने खरीदी, मतलब बिल्कुल ईयर एंड पे। तो जब ईयर एंड पे खरीदो तो क्या डेप्रिसिएशन लगना? तो लेकिन ट्रीटमेंट तो होना ही है। ट्रीटमेंट क्या? पहली बात, मशीन खरीदी है 15,000 की तो प्लस होगी। लो जी, नई मशीन कितने की आई है? 15,000 की। नगद खरीदी है या उधार? बताएं जी। क्रेडिट, उधार खरीदी है।
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की गई, इसका मतलब क्या, एंट्री क्या बनी होगी, एंट्री बनी होगी इसकी मशीन अकाउंट डेबिट टू जिससे आपने मशीन खरीदी, वेंडर ऑफ मशीन, यही एंट्री बनी होगी। वेंडर, क्रेडिटर फॉर मशीन भी आप डाल सकते हो, लेकिन वेंडर शब्द ज्यादा सही लगेगा। वेंडर का मतलब होता है सेलर, वेंडर का मतलब होता है सेलर। तो वेंडर आप इसकी ही आदत डालेंगे। 12th क्लास में कंपनी पढ़ाऊंगा ना मैं, तो वहाँ वेंडर दिखाऊंगा आपको, वेंडर किस तरीके से काम करता है। वहाँ पे शेयर्स इशू किए जाते हैं वेंडर्स को, कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में। यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप देखना चाहो तो पहले देख सकते हो। कंपनीज की प्लेलिस्ट के अंदर कंसिडरेशन अदर देन कैश में प्रॉपर समझा रखा है कि वेंडर सेलर होता है, और वो जब हमें कोई एसेट देता है तो बदले में शेयर्स भी लेता है। ठीक है जी। तो उस केस में मशीन तो मैंने बढ़ा दी, लायबिलिटी कौन बढ़ाएगा, हमें तो बढ़ानी पड़ेगी, तो लायबिलिटी साइड में डालो, वेंडर फॉर मशीन। कितने की मशीन थी, 15,000। जरा बताएं, इधर मैंने बढ़ा दी और इधर ही बढ़ा दिए, बैलेंस शीट मैच कर गई, इसका इफेक्ट तो बराबर हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डबल पोस्टिंग करिए मैंने, हर एक स्टेप में डबल पोस्टिंग करता जा रहा हूं। डबल पोस्टिंग वाले रूल को अगर भूल जाओगे एडजस्टमेंट में तो बैलेंस शीट मैच नहीं कर सकती। समझ में आती है बात। इसके बाद क्या है अगला पॉइंट, A fire occurred on 25th of December 2021 in the godown and the goods costing 5,000 were destroyed. My dear, 5,000 का माल जल गया। These goods were fully insured and insurance company admitted the claim in full. My dear, लॉस हुआ है या नहीं हुआ, जरा ये बताइए, लॉस हुआ है या नहीं हुआ? इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है। क्या माइनस होगा, क्या माइनस होगा बताएं? परचेज माइनस होगा, लॉस ऑफ स्टॉक कितने का, कहां गया, 5,000 माइनस कर दिए। डबल पोस्टिंग क्या होगी इसकी बताएं, क्या होगी इसकी डबल पोस्टिंग? इंश्योरेंस क्लेम फुल्ली एडमिट हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम फुल्ली एडमिट हुआ है, पूरा का पूरा इंश्योर्ड था और इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट किया है। तो क्या किया जाए इसका बताएं, बोले? तो भैया आपका एक तो कहां चला गया, इसमें से माइनस हो गया, माइनस होने से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट कम हुआ। भाई खर्चे कम हो गए तो इससे क्या हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, सॉरी कम नहीं हो, प्रॉफिट बढ़ गया। खर्चे कम हुए आपके, इससे क्या प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो गया। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या, लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी बढ़ने से अब आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जब एडमिट किया है तो आप यहां कहीं लिख दें, इसको इधर लिख देते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। कितना इंश्योरेंस क्लेम, 5,000 रुपए। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर है। इसके बाद क्या कहा गया, गुड्स वैल्यू 4,000 और पर्सनली यूज्ड बाय ऑनर, ऑनर ने पर्सनली इसको यूज कर लिया, कितने रुपए, 4,000 रुपए। एंट्री क्या बनती थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मालिक जब अपने पर्सनल यूज के लिए कोई माल लेकर जाता था तो एंट्री बनती थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, मतलब ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी और परचेजेस कम हो जाएंगे। तो क्या करना है आपको, इसमें से ड्राइंग्स के नाम से माइनस करने हैं 4,000 रुपए, और क्या करना है, कैपिटल में से माइनस कर दो। ड्राइंग्स कौन से वाले ड्राइंग्स हैं, ये गुड्स वाली ड्राइंग्स हैं। 4,000 आपने क्या करे, माइनस करे। जरा इफेक्ट देख लो, इधर आपका क्या हुआ, खर्चा कम हुआ, खर्चा कम होने से क्या लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और यहां आपने फिर उसे माइनस करके लायबिलिटी क्या कर दी, कम कर दी, इक्वल हो गई। एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एसेट पे फर्क पड़ने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी आपकी बढ़ी और लायबिलिटी ही आपकी कम हो गई। क्लियर है ये बात, आगे चले। इसके बाद क्या कहा गया, 5th पॉइंट हो गया, ठीक है। जी पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तुम्हारे सन्ड्री डेटर्स का 5% निकालो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 5% बताना, 1450। आपको इसमें से माइनस करना है, 1450 में से माइनस करना है। कहां लिखूं इसको, अबे यार ये मिट गया, चलो। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 1450
50। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। डबल पोस्टिंग हो गई। इसके बाद क्या लास्ट बचा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 3000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल बट एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो माय डियर 3000 रुपए का माल जो था आपका फ्री सैंपल में आपने खैरात में बांट दिया, तो एंट्री क्या बनती थी? फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यही तो बनती थी एंट्री। जनरल में सब कुछ सीखा है इसमें। अब माइनस करते हैं इसको, परचेज कम हो जाएगी क्या? फ्री सैंपल कितने रुपए? 3000 रुपए, 3000। और दूसरी पोस्टिंग कहां होगी इसकी? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? 3000। डबल पोस्टिंग हो गई। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जी, अब निकालते हैं अपना नेट सॉल्यूशन। क्या करना है? सबसे पहले इन सबको क्लोज करो। 81,350 में ये सब माइनस करके बताना कितना आंसर आया, बताएं। 68,350। इसका माइनस करके बताना कितना आया? 197,560 में 1360, 1,96,200। बहुत बढ़िया। और क्या क्या है? ये तो हमने कर ही दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। उसका नेट निकाल लेना। चलिए जी, अब जीपी निकालते हैं। इसे जरा रब कर दो। बताएं जरा, टोटल जीपी आएगा या लॉस आएगा? प्रॉफिट आएगा ज़्यादा है। कितना आया? 2,09,800। 2,09,800। इसमें से इसको माइनस किया, सबको क्या आया? 95,430। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकला। बहुत बढ़िया। इसको आपने ट्रांसफर किया बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना? 95,430। क्या निकालोगे अब? नेट प्रॉफिट। मेरे ख्याल से यही ज़्यादा है, बिल्कुल यही ज़्यादा है। 95,430, 95,430। इसको माइनस करके बताना कितना आया? 37,380 टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या करना है? इसको कैपिटल में जोड़ देना है, प्लस नेट प्रॉफिट 37,380। इसमें इसको जोड़ो, इन दोनों को माइनस करो, क्या आया बताओ? कितना? 1,68,000 बोले तो 68। 809, 890। ठीक है, 168,890। बहुत बढ़िया। अब इसमें जरा 40,000 में 4,000 घटाए, 36,000 प्लस 15,000 कितना है बेटा? 11,000 जोड़ दो ना सीधे सीधे, 51,000। इसमें कितने आए? 29,000 माइनस 1450, 27,550। बहुत बढ़िया। तो माय डियर, अब बैलेंस शीट का टोटल मैच होना चाहिए। अगर मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है बैलेंस शीट का टोटल, इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। अगर बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। ठीक है, फटाफट मैच करो। 2,19,450 इधर का, 2,19,490 इधर का, 2,19,490। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन था हमारा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का। रूल बिल्कुल सेम है, कोई नई चीज नहीं है, रूल में कोई बदलाव नहीं है माय डियर। हम उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। पहली बात क्या वाला, कि जब आप ट्रायल बैलेंस की चीजों को मूव कराएंगे तो सिर्फ एक जगह मूव कराएंगे, सिर्फ एक जगह लिखेंगे। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कहां जाए
एडजस्टमेंट कहां जाएंगी, दो जगह जाएंगी। बात समझ में आती है? इस गलती को कभी मत भूलना, एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी, वो कभी भी एक जगह नहीं जाती, क्योंकि किसी भी एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास नहीं होती, वो अचानक आपके सामने आई है। तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप जर्नल एंट्री पास करोगे। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है आपको बिना जर्नल एंट्री पास किए, बिना लेजर बनाए, बिना ट्रायल बैलेंस बनाए डायरेक्ट क्या करना है, उनको फाइनल अकाउंट के अंदर मूव कराना है। बात समझ में आती है? तो आपको इस सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए, मतलब अपने दिमाग में इनको फॉलो करते हुए आपको डबल पोस्टिंग करनी है। तो जितनी भी एडजस्टमेंट है कहां जाएंगी, दो जगह जाएंगी। ये गलती होनी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इनकम को बढ़ा दो या फिर अपने खर्चों को घटा दो। खर्चे कहां आते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और इनकम कहां होती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। बात समझ में आती है? उसी तरीके से अगर मैं आपको प्रॉफिट को कम करने की बात कहूं, प्रॉफिट कम कैसे होगा, तो या तो आप अपनी इनकम को कम कर दो, कमाई कम करने लगो, या फिर क्या कर दो, अपने खर्चे बढ़ा दो, अपने दुनिया भर के एक्सपेंसेस इंक्रीज कर डालो। तो इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो कभी भी फाइनल अकाउंट में गड़बड़ी नहीं होगी। और सीधी सी बात है, फाइनल अकाउंट मांगता है प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे फाइनल अकाउंट उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो हमारा यहां पर फाइनल अकाउंट पूरी तरीके से ओवर होता है। ठीक है जी, तो अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। किसी को भी अगर डाउट हो, पहली बात मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जितनी भी मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी, पहले मैंने सिंपल फॉर्मेट समझाया था, दूसरी वीडियो में मैंने विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करा और तीसरी वीडियो में विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करा है। 12th क्लास की सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं। फाइनल अकाउंट्स की, मतलब 11th क्लास में ये फाइनल अकाउंट की ही वीडियो यूट्यूब पे केवल इस वजह से है ताकि आप लोग इनकी बार बार प्रैक्टिस कर पाओ। एग्जाम के आसपास क्या होता है, आप भूल जाते हो कि यार फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे हुआ करती थी या फिर ये फॉर्मेट क्या हुआ करता था। तो उसकी वजह से आप बार बार परेशान ना हो। इंपॉर्टेंट है, 12th का बेस यही है। अगर आपको फाइनल अकाउंट नहीं आते तो 12th का बेस नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से इसकी वीडियो ही बनाई है, ये भी यूट्यूब पे डल जाएगी अभी। लेकिन 12th क्लास की वीडियोस यूट्यूब पे डालने का सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव है कि उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स, जो बच्चे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, वो पास तो हो जाएंगे। हाँ, स्कोर नहीं कर पाएंगे वो एक अलग बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि उसके अंदर कराया तो सब कुछ रखा है, लेकिन इस तरीके से करा रखा है कि मैं एक बार क्लास में थॉरली करा दूं, उसके बाद अगर वीडियो कोई देखता है, या फिर जो पहले एक बार वीडियो देख लेता है उसके बाद अगर मेरे पास पढ़ता है आके, तो ही जाके वो थोड़ी इंप्रूव होती है। समझ में आती है बात? तो भाई मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।